कांग्रेस की सहारनपुर नगर सीट से सपा प्रत्याशी के प्रस्तावक बने इद्रिस मलिक पर 1997 यानी कि 1997 में जयपुर में एक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या था ये मुकदमा और किस तरीके में इसमें कितनी धाराएं थी, कितनी गंभीर धाराएं थी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। सर, ये एक बार समझाएं कि किस तरीके की ये पूरा केस था और किस टाइप में इद्रिस मलिक को गिरफ्तार किया। इद्रिस मलिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा था। उसके द्वारा भारत से रिलेटेड जो सामरिक सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान भेजी गई थी और उसी को लेके उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी ट्रायल हुई। ट्रायल के दौरान उसको कन्विक्शन हुआ और सजा होने के बाद उनकी अपील जब राजस्थान हाईकोर्ट में हियरिंग के लिए आई तो उनके द्वारा उस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि हमें भुगती सजा पर छोड़ दिया जाए, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात को मानते हुए इनको जो भुगती हुई सजा थी उस पर इनकी अपील को पार्टली अलाउ किया और ये व्यक्ति 6 साल 1 महीना 25 दिन कस्टडी में रहा है और सजा याफ्ता है। जिस तरीके से इद्रिस मलिक ने कहा है कि मैं अपनी सजा पूरी कर चुका हूं और बरी हो चुका हूं, राजस्थान हाईकोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, तो क्या वो तथ्य आपके पास? देखिए, अगर उसने ये बोला है कि वो बरी हो चुका है तो ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है। ऐसा व्यक्ति जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और आज एक नेता का प्रस्तावक बन के इस तरीके का झूठ बोल रहा है, तो मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अपराधी व्यक्ति प्रस्तावक बन के अगर मान लीजिए इनके एमएलए बन जाते हैं तो उनके साथ घुसपैठ करके भारत की सुरक्षा को वापस ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वरना इसकी कोई वजह नहीं है। जो व्यक्ति 6 साल 1 महीना 25 दिन कस्टडी में रहा है वो इस तथ्य को नहीं जानता हो कि वो बरी नहीं हुआ है, उसने तथ्य बिल्कुल झूठ बोल रहा है, झूठ बोला है। मैं आपको फैसले की कॉपी अभी दिखाता हूं जिसमें कि उसको कन्विक्शन हुआ है। सर, क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग से वो प्रस्तावक बनके वो अहम जानकारियां जो हैं इद्रिस मलिक छुपाने की कोशिश कर रहा है? चुनाव आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव आयोग के अलावा अन्य जो पुलिस और अन्य एजेंसीज हैं उनको भी इसको अपने संदिग्धता के घेरे में लेना चाहिए। क्योंकि ये अपराधी पृष्ठभूमि का आदमी है, आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी यदि झूठ बोलता है तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के अंदर वो एंट्री करके झूठ बोल के इस तरीके की बातें बोल के कहीं ना कहीं वापस से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाएगा। सर, जो फैक्ट हैं और जो आपके पास ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है, उसमें कौन कौन सी धाराएं मेंशन की गई हैं और उन धाराओं की बात करें तो कितनी गंभीर धाराएं हैं? देखिए, इस व्यक्ति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से बड़ा कोई अपराध आज की तारीख में हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि मर्डर तो एक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है तो इट मीन्स वो सामरिक गतिविधियों की जो सूचना उसके द्वारा अपने पड़ोसी देश को भिजवाई जा रही है, जो कि भारत की सुरक्षा को किसी भी तरीके से खतरा पहुंचा सकता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा यदि मर्डर किया जाता है तो पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के खिलाफ उसने कोई अपराध कारित किया है, इसने पूरे राष्ट्र के खिलाफ किया है। आज 150 करोड़ की जनता की सुरक्षा भारत के द्वारा की जा रही है। अगर उससे रिलेटेड कोई सूचना विदेशों को भेजी जाती है तो इससे बड़ा अपराध मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में कोई होगा। तो पहले जिन्ना, फिर पाकिस्तान और फिर समाजवादी पार्टी के एक नेता का, अपने ही नेता का प्रस्तावक बन जाना अब विवादों में है। यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कहीं ना कहीं अब सपा विवादित बनती जा रही है। राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक अब इस इद्रिस मलिक पर लगातार सियासत तेज हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।